इज लेक्चर नंबर 2 इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो कहाँ लगता है, किन कंडीशंस में वो वर्क करेगा, क्या उसकी कैलकुलेशंस रहेगी, वो सारी चीज़ों पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर लेता हूँ, है ना। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपका ओपेम्प है, ठीक है, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस वाला टर्मिनल, जिसको नॉन इन्वर्टिंग, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। मान लो मेरा एक इनपुट यहाँ है V1, ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस मान लो क्या है, R1 है, ठीक है। और यहाँ मान लो ये मैंने ग्राउंड कर रखा है, और यहाँ से मैंने फीडबैक जो है, आउटपुट से जो फीडबैक है वो मैंने इनपुट में दे रखा है नेगेटिव टर्मिनल पर। तो ये नेगेटिव फीडबैक का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, यहाँ इसको फीडबैक रेजिस्टेंस को अपन RF बोलते हैं। ये मेरा वोल्टेज मान लो आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट है। अगर इस केस के बारे में मैं देखूं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो हम जानते हैं कि आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट क्या आएगा। देखो सबसे पहले V1 जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब V1 जो होगा, या आप एक काम करो, इसको V1 V2 कुछ भी ले लो, तो इसको मान लेते हैं अपन V2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्राउंड करने से जाए ये मान लो। तो अगर V1 है तो कुछ ड्रॉप होकर के यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो मान लो यहाँ वोल्टेज आपके पास में आया V डैश, यहाँ आपका वोल्टेज कितना है, V2 है। तो हमको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको क्या करके देगा, ये एम्पलीफाई करके देगा। तो मुझे पता चला कि ये A और V डैश, V2 माइनस V डैश लिखना चाहिए। V2 माइनस V डैश क्यों लिख रहे हो, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले टर्मिनल से माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुल मिलाकर के डिफरेंस हो गया। तो अगर इसको VD लिखूं, है ना, इन टर्मिनल पे, इनको बोलते हैं इंटरनल टर्मिनल। देखो एक टर्मिनल ये भी है, वोल्टेज यहाँ लगाया मैंने, लेकिन इस वोल्टेज में और इस वोल्टेज में डिफरेंस है। तो इंटरनल टर्मिनल हम इसको बोलेंगे कि जो डायरेक्ट कलेक्टर है किससे, ओपेम्प से। तो ये जो डिफरेंस है ये किसका है, इंटरनल जो टर्मिनल्स है उनका वोल्टेज डिफरेंस है। तो यहाँ वोल्टेज V आउटपुट जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, A इंटू VD, ठीक है। अब हमको ये पता है कि अगर मैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, मान लो ये VCC प्लस VCC और ये माइनस VCC, अगर मान लो इस ओपेम्प को मैं आइडियल मानता हूँ और या प्रैक्टिकल मानता हूँ, तो इन द केस ऑफ आइडियल, है ना, और यहाँ पर मैं अगर प्रैक्टिकल पे लिखता हूँ तो हमको पता है कि गेन का मान जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ पर मैं देखता हूँ 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। तो अगर मान लो एक प्रैक्टिकल डायोड भी है, ठीक है, और अगर मेरा डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, देखो अगर मेरा आउटपुट जो है वो हमको ये बताया कि VCC से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज्यादा आता तो वो सैचुरेशन में चला जाएगा। तो अगर एज एन एम्पलीफायर काम में लेना है तो मेरे को इसका आउटपुट जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, इससे कम रहेगा या इसके बराबर होगा। यानी V आउटपुट हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, VCC के बराबर होगा। इससे ज्यादा तो होना पॉसिबल है नहीं। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, देखो मेरा आउटपुट मान लो ये VCC है 15 वोल्ट है, ठीक है, प्लस माइनस, ये वाला माइनस 15 वोल्ट, प्लस 15 वोल्ट है। तो अगर मान लो मेरा आउटपुट आ रहा है 10 वोल्ट, ठीक है, तो यहां से मैंने लिखा 10 वोल्ट, गेन मेरा मान लो 10 की पावर 5 है, और VD जो है वो कितना आता है, देखो तो VD जो आएगा मेरा वो कितना आएगा, 10/10 की पावर 5, तो ये आएगा 10 की पावर -4 वोल्ट। यानी VD जो आएगा वो आएगा 0.0001 वोल्ट। तो इतना कम डिफरेंस आएगा आपके पास में जो इंटरनल टर्मिनल है उनके बीच में, ठीक है। और अगर इसको आइडियल मानते हो, ये तो मैंने प्रैक्टिकल ओपेम्प के लिए लिखा है, अगर इसको आइडियल मानोगे तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट आएगा तो VD जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। इस टर्मिनल पर, इस टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और जहां हम सर्किट में हम देखते हैं कि दो पोटेंशियल सेम होते हैं तो कई बार हम उनको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट होने चाहिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ऐसा होना चाहिए कि देखो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो रेजिस्टेंस है R इनपुट, यानी इनपुट इम्पीडेंस जो बहुत ज्यादा हाई है ना। इसका मतलब ये शॉर्ट तो नहीं हो सकते, रियलिटी में जो है वो एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये इन दोनों का पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ये कनेक्टेड तो है लेकिन क्या है, वर्चुअली कनेक्टेड है ना। इसको अपन लिखते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट,
ठीक है, अगर यहां पर लिखोगे तो इसको अपन लिखते हैं वर्चुअली शॉर्ट कॉन्सेप्ट। शॉर्ट क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ। उसका मतलब वर्चुअली एक दूसरे से उनका पोटेंशियल जो है वो बराबर है। अगर मेरे को यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया तो मेरे को इसका पोटेंशियल भी पता चल गया, तो वो वर्चुअली क्या है, बराबर है। अब इन केस ये होता है कि जहां पर अगर मान लो इन दोनों में से एक पोटेंशियल जीरो है ना, जैसे मान लो अगर V2 को मैं ग्राउंड करता है ना, यहाँ से अगर मैं ग्राउंड करता तो मुझे पता है कि ये भी क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अधिकतर कैलकुलेशन जो होगी वो इस पर काम करेगी। इससे कैलकुलेशन हमारे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, वो हमको भी थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हमको ये बताया कि गेन बहुत ज्यादा है ना, और गेन बहुत ज्यादा है इनफाइनाइट आइडियल के लिए अगर मान रहे हो तो VD जो है वो लगभग क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। तो अगर ये शॉर्ट है तो इसको वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट बोलेंगे। अगर इनमें से एक भी ग्राउंड है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। अब बात आती है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व होगी, है ना। अभी तो हम सिर्फ इसका वो समझे हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे ये बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन रीजन के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। जरूरी नहीं कि हर केस के अंदर लगेगा, तो कौन कौन से रीजन है उसके अंदर ये एप्लीकेबल होगा वो हम सीख लेते हैं। तो अधिकतर देखो, अगर आप देखोगे है ना, किन रीजंस में एप्लीकेबल नहीं है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 2-3 केस हो सकते हैं हमारे पास में, तो फर्स्ट केस कब होगा, फर्स्ट केस होता है पॉजिटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक में आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, देखो जैसे मान लो आपका ये इनपुट है ना, ये V1 वाला मेरा इनपुट है, यहां मेरे को VD मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, फीडबैक लगा रहा हूं, तो एक सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। देखो ये आपका ओप एम्प है, ठीक है, और ये मेरा आ गया है आउटपुट। अगर मैं आउटपुट दे रहा हूं यहां पर, है ना, तो ये मेरा VD है। तो एक्चुअल में देखो इनपुट और इसके साथ में VD जुड़ेगा, तो VD मेरा क्या हो जाएगा, V इनपुट प्लस में V आउटपुट जो यहाँ आ रहा है, तो ये V आउटपुट हो गया। अब एक चीज देखो कि अगर मेरा नेगेटिव फीडबैक है ना, तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और उसको अपन क्या करेंगे, अगर मान लो इस नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो V इनपुट और ये फीडबैक जो आएगा वो क्या होगा, माइनस में, ये तो ये माइनस में ये होगा। तो अगर ये चीज है आपके पास में, ठीक है, अगर नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ रखा है तो ये वाली चीज आएगी। तो ये क्या हो सकती है, जब मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है ना, जब मेरा फीडबैक जो आ रहा है, फीडबैक बढ़ता बढ़ता जब मेरा आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाएगा, तो मेरा VD कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। और जब मेरा VD 0 हो गया, है ना, VD 0 हो गया, तो मेरा गेन जो है वो क्या हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या कर सकता है, ये काम में आ सकता है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक ले लूं, ये किसका एग्जांपल है, नेगेटिव के लिए है ना। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक लेता हूं, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, VD लिखा जाएगा VI प्लस में V आउटपुट। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो चीज है कभी भी 0 के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा जुड़ेगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और ये 0 नहीं हो सकता तो गेन जो होगा वो आपका हाई नहीं मिलेगा। इस केस में जो आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है ये नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब हमारे पास में क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर मेरे को पॉजिटिव फीडबैक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये VGC है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा ध्यान जब भी कोई प्रॉब्लम आए और हम VGC लगा रहे हैं, तो सबसे पहला ध्यान ये जाना चाहिए कि फीडबैक जो दे रखा है वो कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए। और 90% प्रॉब्लम या 95% प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको फीडबैक जो होगा वो नेगेटिव ही दिया होगा, है ना। पॉजिटिव फीडबैक वाला अलग ही काम करता है, उसको अपन सिमिट ट्रिगर बोलते हैं, वो अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे को ये पता चल गया कि पहली लिमिटेशन जो है उसकी क्या होगी, कि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या आता है इसके अंदर, कि अगर आपका लूप जो है वो अगर ओपन लूप आपने ले रखा है ना, तो अगर आपने ओपन लूप ले रखा है तो उस केस में भी आप
वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। सीधी सी बात है कि अगर मान लो ये ओपन लूप में ही है और अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है कि भैया आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, तो उससे कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कभी भी ओपन लूप में नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो क्या है कि अगर मान लो आपका वी आउटपुट ग्रेटर देन आ जाए किससे, वीसीसी से, कब, नेगेटिव फीडबैक में भी। इसका मतलब अगर मान लो मैंने क्या करा, ओपन लूप भी नहीं रखा, मैंने पॉजिटिव फीडबैक नहीं रखा, मैंने एग्जांपल लिया जो मेरे को लेना चाहिए, ठीक है, कौन सा, नेगेटिव फीडबैक का। तो नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल लेने के बाद में भी अगर मेरा आउटपुट, जैसे मान लो यहाँ वीसीसी आ रहा 15 वोल्ट और मेरा आउटपुट अगर मान लो 20 आ जाए, तो उस केस में ये आना पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब वहां पर क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, और हालांकि ये पूछी नहीं जाएगी कभी भी एग्जाम में, लेकिन ये हमको पता होनी चाहिए कि हमारा पहला जो ध्यान है वो जाना चाहिए कि नेगेटिव फीडबैक हो, आपका आउटपुट कभी भी वीसीसी से ज्यादा ना हो, है ना, और ओपन लूप तो हो ही नहीं। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं है तब अपन इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को हल्का सा समराइज करता हूँ तो सिंपल सी बात ये है कि हमारा गेन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये कि इंटरनल जो जुड़े हुए पॉइंट है, यानी इंटरनली ये जो पॉइंट्स होते हैं ओपेम से जुड़े हुए, ये क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, यानी इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। किस केस में, नेगेटिव फीडबैक में। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। इसी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से अपन गेन निकालते हैं, किसके लिए, इन्वर्टिंग के लिए और नॉन इन्वर्टिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टास्क वही है, उसके बाद में हमको बहुत सारे इसके क्या करना है, एग्जाम्पल्स करना है। अब देखो क्या क्या चीजें आएगी। पहली चीज हमको पता चल गई कि फीडबैक कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए। तो मैंने पहले लिखा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक लिखने के बाद में हमारा फर्स्ट जो रहेगा, हम बात करते हैं कि अगर मान लो मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दूं और आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग पे कुछ भी नहीं दूं, उसको ग्राउंड कर दे, तो उस केस में हमारा गेन जो है वो क्या होगा। तो मैं लेता हूं इन्वर्टिंग के लिए, है ना, इन्वर्टिंग ओपेम। तो इन्वर्टिंग ओपेम के लिए देखो डायग्राम कैसा बनेगा, सीधी सी बात है, सबसे पहले ओपेम बनाया मैंने, ठीक है। मान लो ये मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना है, देखो इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसका मतलब इनपुट जो होगा वो किस पे दिया होगा, इस टर्मिनल पे दिया होगा। तो मैंने बनाया इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये मेरा इनपुट दे रखा है मैंने, वी इनपुट, ठीक है। जबकि मेरा ये क्या होगा, ग्राउंड होगा। उसके बाद में फीडबैक वाला है ना, तो फीडबैक क्या होगा, यानी आउटपुट से फीडबैक किस में आएगा, नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा। तो ये रेजिस्टेंस लगाया मैंने आरएफ, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस, इसको बोल दो आप R1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पर इसकी वीसीसी प्लस वीसीसी और ये माइनस वीसीसी, तो आराम से इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर एक कैलकुलेशन आप वैसे भी कर सकते हो, इसमें गेन निकालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हमारे मन में ये आया, पहली चीज मैंने ये सोची कि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है, तो चलो इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लग सकता है। दूसरी चीज फीडबैक वाला है, ये तो ओपन लूप तो है ही नहीं। अब मेरे को ये देखना है कि वीसीसी से ज्यादा आपका आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। अब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यहाँ का जो टर्मिनल है इसको मैं बोल देता हूँ वी ए पॉइंट मान लो, और ये मैं बोल देता हूँ वी बी। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, है ना, सिंपली कैलकुलेशन करनी क्या है, देखो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से मुझे क्या पता चला कि पोटेंशियल एट ए किसके बराबर है, पोटेंशियल ऑफ बी। तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना है, 0 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये पहली चीज हमको पता चल गई सीधे सीधे। इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0। अब सिंपल सी बात ये है कि देखो पहली चीज तो हमको ये पता थी, तो पहली चीज मैंने ये अप्लाई करी। दूसरी चीज मुझे ये ध्यान रखनी है कि इनपुट इम्पीडेंस का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ वाला रेजिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, तो यानी यहाँ जो करंट जाएगी उसका मान कितना होगा, हमेशा 0 होगा, है ना। तो ये चीज हमको सेकेंडली पता होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरी चीज क्या है, आपको
केसीएल लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए सिंपल सी कहानी देखो ये कि यहाँ से ये एक टर्मिनल हो गया, उसके बाद में अंदर तो करंट जीरो जा रहा है, इसका मतलब करंट कहाँ जाएगा, सारा का सारा करंट यहाँ जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस नोड पॉइंट के ऊपर मैं क्या लगा दूं, केसीएल लगा दूं। केसीएल का मतलब इस पॉइंट पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के क्या होगा, बराबर होगा। अब आने वाला करंट को कैसे लिखोगे, यहाँ पर कितना है वोल्टेज V इनपुट, तो मैं लिखूंगा V इनपुट, यहाँ पर कितना है 0 -0 अपॉन में, या फिर इसको अपन ऐसे लिखते हैं, करंट मान लो, करंट की डायरेक्शन मैंने मानी ये I1 और इधर से करंट जा रहा है I2, तो हमको पता चल गया आने वाला करंट जाने वाले के बराबर, तो ये लिखा मैंने I1 बराबर, अब I कैसे लिखा जाएगा, I लिखा जाएगा V अपॉन R से। V का मतलब इधर से इधर जा रहे हो तो वो करंट की डायरेक्शन में, तो V इनपुट -0 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है R1, उसके बाद में बराबर होगा किसके, I2 के। I2 करंट देखो मैंने यहाँ से यहाँ लिए है ना, अगर मैं ऐसे लेता तो -I2 लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से आने वाला करंट इधर जाने वाला करंट बराबर है, तो I2 लिखना है, तो I2 इस डायरेक्शन में है, तो हमको वोल्टेज क्या लिखना पड़ेगा 0, फिर आगे माइनस, और यहाँ का वोल्टेज कितना है V आउटपुट, तो ये V आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है RF, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा V इनपुट अपॉन में R1 बराबर -V आउटपुट अपॉन में RF। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V आउटपुट अपॉन में V इनपुट, ऐसे लिखो V आउटपुट बराबर -RF अपॉन में R1 V इनपुट, ये आपका क्या है आउटपुट वोल्टेज है। अब एक चीज समझते हैं कि V आउटपुट जो होता है वो कितना होता है, एक V इनपुट होता है, तो यहाँ पर गेन जो हुआ इस केस में वो गेन कितना है आपके पास में -RF अपॉन में। ठीक है, तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि देखो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव चीज आएगी, गेन जो आएगा वो आ गया हमारे पास में। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो RF अपॉन R1 लिखा जाएगा। लेकिन एक चीज हमको समझ में आ गई कि इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका सिग्नल RF अपॉन R1 गुना क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, लेकिन आपके इनपुट सिग्नल से क्या होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी उल्टा आएगा। अगर मैंने कल भी दिखाया था थोड़ा सा कि अगर आपका इनपुट ये है तो आपका आउटपुट जो होगा वो इन्वर्टेड होगा और एम्पलीफाइड होगा। तो इसका मतलब देखो ये चीज मैंने कल बताई थी, ये जो टर्मिनल है वो कौन सा है, इन्वर्टेड टर्मिनल है। इसका मतलब जो भी आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्टेड होके आएगा। अब यहाँ पर गेन मुझे मिल गया RF अपॉन R1। अब एक चीज देखो कि कल हमारे पास में गेन जो आ रहा था ओपन लूप के लिए वो क्या आ रहा था, इनफाइनाइट आ रहा था, और अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड लेता हूँ तो 10 की पावर 5 10 की पावर 6 आ रहा था। क्योंकि यहाँ पर गेन जो है वो हमारे हाथ में, हम डिसाइड करेंगे RF की वैल्यू क्या होगी और R1 की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो RF में लेता हूँ 100 है ना, 100 किलो ओम का, क्योंकि अपन मान लेते हैं मान लो 20 किलो ओम का, तो आपका कितना हो गया 5 गुना हो गया। ठीक है, तो आपका गेन जो होगा कितना है 5 गुना, यानी सिग्नल जो भी दे रखा है वो क्या हो जाएगा एम्पलीफाइड, 5 गुना एम्पलीफाइड हो जाएगा। सिंपल सी कहानी। अब ये जो कैलकुलेशन है वो सिंपल सी कैलकुलेशन किसके थ्रू हो रही है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रही है। तो सिंपल सी कहानी है कि यहाँ के जो इंटरनल टर्मिनल होते हैं वो क्या होंगे, इंटरनली कनेक्टेड है, तो यहाँ शॉर्ट है, यहाँ 0 वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 वोल्टेज होगा। तो अगर ये दोनों 0 होंगे फिर उस केस में उसके बाद में हमको बताया कि अंदर जाने वाले करंट कितने होगी 0 होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होने इनफाइनाइट होने के कारण ये करंट 0 है। उसके बाद में लगाना हमको क्या है, सिर्फ और सिर्फ KCL लगाना है। तो KCL जैसे आपने लगाया अपने पास में आउटपुट आ गया, आउटपुट आने के बाद में गेन आप लिख सकते हो, और गेन किसके हाथ में, हमारे हाथ में। तो हमने गेन को क्या करा है, अपने कंट्रोल में लेके आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने जो रीजन था एम्पलीफिकेशन का उस रीजन को बढ़ाया है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, आराम से सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ आउटपुट लिखा है मैंने। इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमने इन्वर्टिंग के लिए किया है, सेम सिमिलर हमको क्या करना है नॉन इन्वर्टिंग के लिए करना है। ठीक है, तो हम साथ साथ कर सकते हैं। देखो क्या करना है, अब आपका क्या होगा, चेंज क्या आएगा। सेकंड अगर मैं लिखता हूं तो इसमें हमको चेंजेस क्या करने हैं, नेगेटिव फीडबैक ही है, लेकिन इनपुट मेरा किस पर है, नॉन इन्वर्टिंग पर है। तो इसका मतलब ये वाले जो इनपुट है वो मेरे को क्या करना है, ग्राउंड। ठीक है, और यहां मेरे को क्या देना है, इनपुट देना है। ठीक है, अब देखो क्या चीज होती है,
तो हमको पता चल गया कि यहाँ का इनपुट वी इनपुट ये टर्मिनल हो गया और ये क्या है, बराबर है। तो इस केस में वी ए और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये वी इनपुट के बराबर होंगे। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के। उसके बाद में यहाँ करंट जीरो होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। केसीएल लगाना है, केसीएल लगा लो। यहाँ से जाने वाला करंट वापस इसको मान लो I1, यहाँ से I2। अब देखो यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना, जीरो, तो जीरो माइनस यहाँ वोल्टेज VB, और VB किसके बराबर है, V इनपुट के बराबर है, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना R1, लिख दिया रेजिस्टेंस R1 बराबर होगा किसके, यहाँ वाले करंट के। और यहाँ करंट कैसे निकलेगा, तो VB यानी V इनपुट माइनस V आउटपुट, तो V इनपुट माइनस V आउटपुट अपॉन में रेजिस्टेंस कितना RF। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आएगा माइनस V इनपुट अपॉन में R1 बराबर V इनपुट अपॉन में RF, और माइनस इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं तो V आउटपुट अपॉन में RF। इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं तो क्या बनेगा, देखो V आउटपुट अपॉन में RF बराबर ये V इनपुट और दोनों में कॉमन आ गया तो 1 अपॉन RF, और ये इधर प्लस आएगा तो 1 अपॉन में R1। ठीक है, यहाँ से V आउटपुट अपॉन में RF को भी लिख सकते हैं V इनपुट, एलसीएम लिया तो ये आएगा R1 RF और ये जाएगा R1 प्लस RF। ठीक है, RF से RF कटा तो यहाँ से आएगा V आउटपुट बराबर, ये आउटपुट बराबर आएगा V इनपुट और R1 प्लस RF अपॉन में R1। इसका मतलब V आउटपुट जो आएगा वो आएगा आपके पास में V इनपुट और 1 प्लस RF अपॉन में R। अब देखो वही चीज हो गई, V आउटपुट बराबर क्या लिखते हो, A इंटू V इनपुट। तो A जहां पर गेन होता है तो यहाँ गेन जो होगा है ना, किसके लिए, नॉन इन्वर्टिंग के लिए जो गेन होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन R1 प्लस R। ये आपके पास में गेन आएगा। अगेन किसके हाथ में, RF और R1 की वैल्यू हमारे हाथ में, तो गेन किसके हाथ में हो गया, हमारे हाथ में होगा। दूसरी चीज ये है कि अब इस सिग्नल में देखो V आउटपुट जो आ रहा है V इनपुट के सेम फेज में आ रहा है, और सेम फेज में आना भी चाहिए था क्योंकि किस टर्मिनल पे इनपुट दिया है मैंने, नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है। इसका मतलब सिग्नल जो है वो इन्वर्ट नहीं होगा, इन्वर्ट नहीं होगा तो सेम फेज में पॉजिटिव आएगा। अब गेन कितना है देखो आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें कितनी भी कैलकुलेशन करवा लो सेम कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में होगी। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट हमको समझना था कि यहाँ का टर्मिनल बराबर। दूसरी चीज ये कि यहाँ अंदर जाने वाला करंट बराबर, करंट कितना होगा, जीरो होगा। और तीसरी चीज ये है कि हमको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ केसीएल लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ। इन तीन चीजों का जब ध्यान रखोगे है ना, तो आपके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आसानी से हो जाएंगे। तो आज अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सिर्फ इन तीन बेसिस के ऊपर होंगे। ठीक है, सेम कैलकुलेशन रखेंगे, बस कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। कई बार यहाँ दिया होगा, कहीं ये चीज दे रखी होगी, कहीं ये दे रखी होगी, कई बार कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर्मेट में मेरे को सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, इसको नोट बना के पहले लिख लेंगे कि ये तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए। कि सबसे पहली चीज कि आपके पास में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसमें इंटरनल जो करंट होगा फ्लो वो कितना होगा, जीरो होगा। और तीसरी चीज हमको क्या करना है, केसीएल लगाना है। तीन ही चीज काम में लेनी है, उसके बाद में सारे जो है आपके पास में क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब ये चीज होती है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। आउटपुट गेन हमने लिख लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो दोनों टर्मिनल पर इनपुट दे रखा हो, मान लो यहाँ V1 दे रखा हो, यहाँ V2 दे रखा हो, तो उस केस में क्या क्या चीजें होंगी वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो दोनों टर्मिनल पर है तो आउटपुट क्या आएगा, और उससे अपन एक इंपॉर्टेंट चीज भी सीखेंगे। तो वो हमको क्या करेगी, डायरेक्टली हेल्प करेगी क्वेश्चन करने के लिए। देखो क्या चीज होती है, तो मेरे को क्या करना है, दोनों ही टर्मिनल पर इनपुट लगाना है। ठीक है, तो मान लो मेरा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, और ये मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, RF हो गया। ये मेरा भी आउटपुट, ये RF। यहाँ मैंने लगाया मान लो V2 लगाया। V2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव वाला है, तो V1 माइनस V2 की फॉर्मेट में कुछ आ जाए। और इसके अंदर अगर मैंने लगा दिया V1, यानी दोनों ही टर्मिनल पे मैंने क्या लगा दिया, इनपुट लगा दिया। ठीक है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 प्लस VCC माइनस VCC है ये। इस केस में क्या होगा, इस केस में आउटपुट कैसे निकालते हैं।
चीजें वही ध्यान रखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि यहाँ का इनपुट यानी ये ए किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ वाले के। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज V1 है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा। तो ये पहली चीज हमको पता चल गई। तो V इनपुट V1 बराबर V बराबर V1 हो गया। अब दूसरी चीज है कि यहाँ करंट जो होगा वो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज हमको KCL लगाना है, KCL लगा दो। KCL लगाओगे तो कितना आएगा, V2 माइनस यहाँ आएगा तो V1 अपोन में कितना R1 बराबर यहाँ से V1 और V ये तो V1 और माइनस V आउटपुट अपोन में RF। ठीक है, सिंपल सी बात ये। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा V2 अपोन में R1 माइनस यहाँ से आएगा V1 अपोन में R1 बराबर V1 अपोन में RF माइनस V आउटपुट अपोन में RF। ठीक है, सबको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसको पॉजिटिव V आउटपुट को इधर ले आते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं, तो ये बचेगा V आउटपुट अपन RF बराबर, इसको इधर लाएंगे तो V1 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन में R1। ठीक है, ये इधर आगे प्लस में होगा, ये माइनस में जाएगा तो माइनस V2 और ये हो जाएगा अपॉन में R1। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा V आउटपुट बराबर V1 और ये बन जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन में RF अपॉन में R1 और माइनस और ये बन जाएगा RF अपॉन में R1 इंटू V2। ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो अपन पहले करके आ रहे थे वही चीज करिए। लेकिन इसमें एक चीज समझने लायक है। समझने लायक चीज ये है कि देखो मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो V1 टाइम्स 1 प्लस RF अपॉन R1 आ रहा है, और ये किसका गेन था, नॉन इन्वर्टिंग वाले का। तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ से जो आउटपुट आना चाहिए था वो आएगा V1 1 प्लस RF अपॉन R1। ये लो भैया वहां दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये कि V2 टर्मिनल पर जब हमारे पास में इनपुट था यानी नॉन इन्वर्टिंग पे, तो आपका आउटपुट कितना आ रहा था, V आउटपुट आ रहा था माइनस RF अपॉन R1 V जो इनपुट था। यहाँ पर देखो वही चीज आ रही है माइनस RF अपॉन R1 V2, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में क्या है V2 है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका आउटपुट आएगा वो इसके पर्टिकुलर आउटपुट और इसके आउटपुट उन दोनों का क्या आ रहा है, सम आ रहा है। सम करने के लिए देखो हम एक चीज और लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलती है कि अगर मैं इसको 0 कर दूं और सिर्फ इसको मानूं तो मेरा आउटपुट आएगा मान लो V01। फिर इसको मैं क्या कर दूं, ग्राउंड कर दूं, इसको मानूंगा तो मेरा कितना आएगा V02। तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। और वहां हमको वो चीज दिखाई दे रही है ना कि V01 यानी इसको ग्राउंड करने के बाद में आउटपुट कितना आ रहा था। अगर मैं इसी को लेता हूँ तो सिंपल ये लिख सकता हूँ V1 और मेरा नॉन इन्वर्टिंग वाला गेन, नॉन इन्वर्टिंग वाला गेन क्या है 1 प्लस RF अपॉन में R1। दूसरी चीज V22 यानी इसको ग्राउंड कर दिया, इसको निकालोगे तो क्या लिखा जाएगा V2 और ये आएगा माइनस RF अपॉन में R1 और ये मेरा क्या आना चाहिए V आउटपुट, और ये यहाँ पर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो और सॉल्व करने में भी। ये देखो ये 3 स्टेप का काम है, चौथे स्टेप में आंसर आ रहा है। चीज सिर्फ इतनी सी ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पता है, इनपुट इम्पिडेंस का पता है और KCL लगाना आ रहा है, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। अब इसी की कैलकुलेशन बढ़ानी है, मतलब कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, KCL लगाना, तो ये 3 चीजों को मैं साइड में रखूंगा। एक एक न्यूमेरिकल अपन लेंगे, आराम से 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कोशिश ये करनी है कि आपको ये 3 चीजें पता चल गई। इसी फॉर्मेट में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार कोशिश करें वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करो। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसी ही रहेगी, मैं आपके साथ में उसको सॉल्व करूंगा ही, कैलकुलेशन वही रहेगी। एक बार वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की, और फिर साथ साथ तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट वहीं लिखा रहेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो 2-3 चीजें पता रखनी है और कुछ नहीं।
तो देखो प्रॉब्लम इसमें क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो देखता हूँ एक दो प्रॉब्लम आप करो साथ साथ। जैसे मान लो ये आपका ओपन को, ठीक है, ये माइनस ये प्लस टर्मिनल, यहाँ आपको दे रखा है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये मेरा नेगेटिव फीडबैक से कनेक्टेड है, ये मेरा V आउटपुट है, यहाँ पर है 1 किलो ओम, ठीक है, यहाँ वोल्टेज दे रखा है मेरे को 4 वोल्ट का, और यहाँ मेरे को कर रखा है ये 2 किलो ओम का लगा रखा है रेजिस्टेंस, और ये मेरा ग्राउंड है, और उसके बाद में ये कनेक्टेड है यहाँ से, और ये 1 किलो ओम का, और ये मेरा इनपुट है 6 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। हमको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज कि यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा, दूसरी चीज अंदर की तरफ करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ और यहाँ करंट की वैल्यू 0 होगी, और तीसरी चीज कैसी है, तो मैंने तीनों चीजें अपने माइंड में रखी। अब कैलकुलेशन क्या कर रही है, देखो मेरे को चाहिए कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर। अब देखो यहाँ पर अपन को एक केस बना करके दे रखा है, तो ये वोल्टेज कैसे निकाला जाए, तो मान लो इसको x पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट मान लेते हैं y। तो हमको पहली चीज पता चल गई कि पोटेंशियल एट x पोटेंशियल एट y के बराबर होगा, कहाँ से, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि Vx यहाँ पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, तो देखो हमको सेकंड चीज पे दिमाग जा रहा है हमारा कि इंटरनल करंट 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जितना करंट आएगा उतना ही करंट क्या करेगा, जाएगा। तो यहाँ पर करंट मान लो I1 आ रही है और यहाँ करंट I2 जा रही है, तो मैं लिख सकता हूँ I1 किसके बराबर होगा, I2 के बराबर। I1 कितना है, देखो 6 वोल्ट माइनस यहाँ पर पोटेंशियल Vx है, अपोन में रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम बराबर। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पोटेंशियल Vx, यहाँ पोटेंशियल 0 Vx माइनस 0 अपोन में रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम का, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12 माइनस 2Vx बराबर Vx माइनस 0, है ना, तो Vx बराबर आएगा 12/3, तो आएगा 4 वोल्ट, यानी वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट का है। अब Vx बराबर किसके है, V/K, यानी यहाँ वोल्टेज कितना है 4 है, तो यहाँ पर ये चीज करो कि आने वाला करंट मान लो I1 डैश और जाने वाला करंट कितना हो गया I2 डैश, इन दोनों को बराबर कर दो, है ना, तो I1 डैश बराबर I2 डैश जब करोगे तो I1 डैश कितना है, यहाँ से वोल्टेज कितना 4 वोल्ट, यहाँ भी 4 वोल्ट जाएगा, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम का बराबर, यहाँ से करंट जाने वाला कितना है यहाँ 4, यहाँ भी आउटपुट, तो 4 माइनस भी आउटपुट अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 1, है ना, तो ये तो कितना होगा 0, और ये जाएगा 0 बराबर 4 माइनस वी आउटपुट, तो वी आउटपुट कितना आएगा, सिंपल सा आंसर है, बस यही चीज निकाल लेते, ठीक है। अब मैंने करा कुछ नहीं है, सिंपल ही उन्हीं 3 चीजों को काम में लिया है, इन तीनों चीजों से मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। पहले चीज मेरे को बतानी चाहिए कि यहाँ पोटेंशियल बराबर, पहला केस पता चल गया, यहाँ पोटेंशियल पता नहीं था ना यहाँ पता था, तो मैंने दोनों को एक्स वाई मान लिया, पोटेंशियल एक्स और बराबर वाई कर दिया। अब यहाँ पोटेंशियल किससे निकाला जाए, तो अंदर तो करंट फ्लो करते नहीं, अंदर फ्लो नहीं करते, तो यहाँ करंट जाएगी नहीं, तो आने वाला करंट जाने वाले थे, I1 बराबर I2 करंट। अब यहाँ करंट किससे निकलेगा, हाई पोटेंशियल माइनस फ्लो, तो 6 माइनस Vx अपॉन में R1, तो यहाँ से इधर की तरफ फ्लो कर रहा, तो हाई पोटेंशियल ये, तो Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, इस पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ रखना अपना पुराना काम था, ठीक है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने आराम से हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको खूब सारे करने। अब सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं, देखो प्रोसेस सेम रहेगी, ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब उसके बाद में कैलकुलेशन है, आप कितनी जल्दी कैच कर पाते हो कि किस तरह से करना है, कैलकुलेशन कितनी क्लियर रखते हो वो आप पर है, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन आपकी धीरे धीरे हो जाएगी और ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अब जैसे मान लो इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल लेते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं कोई दे रखो, ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा रखा है और ये मेरा ओपन है, मान लो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ऑब्वियसली यहाँ से फीडबैक होगा और ये मेरा आउटपुट होगा,
और ये मेरे को दे रखा है 4 किलो ओम का, और ये मेरे को दे रखा है 2 किलो ओम का। ठीक है, यहाँ से मेरा करंट 2 मिली एम्पियर, और ये मेरा है 4 के किलो ओम का, और ये मेरा है 2 किलो ओम का। अब ये दिखने में बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ से मेरा कनेक्टेड है इस। अब देखो इस तरह की न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात ये है कि उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है कुछ भी, है ना। हमको क्या करना है, यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल बराबर करना है। बराबर होता है तो ये x, पहली चीज पता चल गई। नेगेटिव फीडबैक में जुड़ा हुआ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा। इंटरनली कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहीं पर मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब कहानी सिर्फ इतनी सी है कि देखो यहाँ से करंट 2 मिली एम्पियर इसमें आ रहा है ना, तो इधर तो करंट जा नहीं रहा, तो करंट कहाँ जा रहा, 2 मिली एम्पियर यहाँ जा रहा। इसका पोटेंशियल मेरे को बताना था, तो अगर मैं लिखता हूँ वी एक्स माइनस यहाँ कितना 0 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो करंट कितना है, वोल्टेज किलो ओम में रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली बात है किस में आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब तो कहानी सिंपल है, यहाँ वोल्टेज कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। अब देखो करंट यूं फ्लो कर रहा है, इधर करंट जा नहीं रहा, तो सारा करंट कहाँ से आया होगा, यहीं से। यानी यही करंट क्या है, यहाँ पर है, ये करंट यहाँ पर है, तो ये करंट कितना है 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में वो कितना है 2 मिली एम्पियर। तो अब मैं यहाँ से आउट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैं हाई टर्मिनल को लेता हूँ वी आउटपुट माइनस इस टर्मिनल की वैल्यू कितनी होगी 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 4 बराबर कितना आएगा, करंट कितना है 2 मिली एम्पियर, तो ये 2। तो वी आउटपुट कितना हो गया 4 गुने 8, और ये हो जाएगा +4, तो वी आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, बस यही चीज करनी है, 2 लाइन के अंदर आंसर है। इतना बड़ा डायग्राम है, 3 इसके सिंपल से कॉन्सेप्ट है, और कितनी लाइन में आंसर है 2-3 लाइन में इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतनी सी कैलकुलेशन फटाफट हो गई, ये कैलकुलेशन फटाफट हो गई, 2 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज कितने से ध्यान रखनी है, ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब सारी हो जाएगी, आप जैसे क्वेश्चन कराते जाएंगे खुद खुद आपके माइंड में आएगा कि करना यही चीज है। सेम प्रोसेस रखेंगे कि यहाँ पोटेंशियल बराबर, यहाँ करंट जाएगा नहीं, यहाँ पोटेंशियल निकाला उसके अंदर केवीएल लगा दो, सेम प्रोसेस है, आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, ऐसा ही न्यूमेरिकल्स और करते हैं। ठीक है, और 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोशिश तो यही करो कि आप जैसे न्यूमेरिकल में लिखूं वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में खुद सॉल्व करो, और फिर आंसर मैच कर लो कि आंसर सही आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद में 1-2 न्यूमेरिकल्स और लेते हैं। देखो जैसे मान लो आपका ये है नेगेटिव पॉजिटिव, और ये मेरा है 2 किलो ओम का, और ये मेरा है 10 किलो ओम का, ये मेरा क्या है वी आउटपुट, ये मेरा ग्राउंड कर रखा है, यहाँ वोल्टेज लगा रखा है 2 वोल्ट, और है ना, और इसको जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस से और एक बैटरी से, और फिर इसको ग्राउंड, ये ±5 वोल्ट की। ठीक है, ये करंट जो है ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है आई। ये क्वेश्चन दे रखा है कि आप आई की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें, यही से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या करना है, देखो प्रोसेस सिंपल सी है, कहानी वही है कि कोई भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी पूछा हो, लगने वाली वही 3 चीजें हैं। म्यूचुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी है, तो अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ पर, है ना, तो क्या कर सकते हो वो देख लो।
तो क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर 2 किलो ओम, यहाँ करंट जाएगा नहीं, है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि इधर से जो करंट आएगा, यानी इसको बोल देता हूँ मैं I1, वो करंट किसके बराबर होगा, यहाँ वाले करंट के बराबर होगा I2। ठीक है, यहाँ मैंने नाम ले दिया, यहाँ I2 लिख दिया, यहाँ से करंट आ रहा है I2, यहाँ से ही करंट आ रहा है I, तो इस टर्मिनल पर जाएगा करंट कौन सा, ये, इसको बोल देते हैं I3। तो पहली चीज मेरे को पता चल गई कि इस पॉइंट के ऊपर आने वाले करंट कौन से है, तो I आ रहा है और एक I2 आ रहा है, तो आने वाला करंट I प्लस I2 किसके बराबर है, I3 के बराबर। ठीक है, I हमको निकालना है तो I को तो एक तरफ रखो, ये आएगा I3 माइनस I2। अब I3 कैसे निकलेगा, I3 के लिए यहाँ तो वोल्टेज 0, ये आउटपुट वोल्टेज चाहिए। अब आउटपुट वोल्टेज किससे निकाला जाए, पहली चीज तो हमारे मन में देखो कैलकुलेशन सिंपल से हो जानी चाहिए कि यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 0, है ना, तो सीधी सी बात है कि ये किस टर्मिनल पर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है और ये ग्राउंड है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए आउटपुट कितना आता है, वी आउटपुट अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो माइनस RF अपॉन में R1 वी इनपुट आता है। चाहे याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो एक लाइन में कर लो, यहाँ से करोगे देखो, यहाँ से करोगे तो कितना आएगा, माइनस RF की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम और R1 कितना है 2 और वी इनपुट कितना है आपका 2, तो आंसर आएगा -10। एक तो ही फॉर्मूले से, फॉर्मूला याद नहीं रहे तो ऐसे कर लो, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ करोगे तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0 माइनस वी आउटपुट अपॉन में 10, तो ये आएगा 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो वी आउटपुट आएगा माइनस का 10 वोल्ट। तो देखो यहाँ का वोल्टेज मुझे मिल गया कितना है, ये माइनस का 10 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज कितना है। अब तो कहानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आने वाली चीज है। अब I कैसे निकलेगा, देखो I बराबर निकालना है तो I3 निकालना है, I3 कैसे निकलेगा, यहाँ वोल्टेज कितना -10 और करंट की डायरेक्शन ये, तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो -10, ठीक है, उसके बाद में वोल्टेज कितना -5 और ये तो 0 है तो -5 हो गया, अपोन में कितना, रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 दे रखी है ना 20, तो ये आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू होगी I3 की वैल्यू होगी, ये I निकाल लेते हैं ना, यहाँ I3 निकाल रहे हैं, माइनस I2 की वैल्यू, I2 ये है और इसकी वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ये इस करंट की डायरेक्शन ये है तो 0 माइनस क्या लिखना पड़ेगा -10, तो 0 माइनस -10, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो करंट आ जाएगा, I बराबर कितना है -15/20 और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो -10 + 10 1, या I बराबर ही कितना आ जाएगा 3/4, तो -3/4 -1, तो ये हो जाएगा 4 7/4, वो भी माइनस में, तो आपका करंट जो आएगा वो -7/4 आएगा। -7/4 का मतलब ये है कि ये जो करंट की डायरेक्शन है इसमें -7/4 आने का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन रियल में क्या है, ये है, और करंट की वैल्यू कितनी है 7/4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों आ रही है, क्योंकि ये सब किस में है, किलो ओम में है, वोल्टेज आपको वोल्ट में दे रखा है। तो आपका आंसर जो है वो ये आएगा कि करंट की डायरेक्शन तो ये होगी, आंसर आएगा आपका 7/4 मिली, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने किया क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा होगा लेकिन करा क्या है, करा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें लगाइए, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, कई बार क्या चीजें पूछ लेता है, कई बार क्या पूछ लेता है, तो हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना बताना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यहाँ करंट 0 और ये क्या होंगे शॉर्ट होंगे, बाकी केस KVL का, ठीक है। यहाँ तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब उसके बाद में एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, एक दो न्यूमेरिकल बचे हैं, वो न्यूमेरिकल करते हैं, देखो क्या है, सेम ऐसा सा एक न्यूमेरिकल ले लें या फिर एक लास्ट करते हैं बस, और सेम नहीं, एक आपको होमवर्क दे देंगे ताकि जो भी करना हो वो कर लो, ठीक है। 3 हो गई आपके, नंबर 4 लेते हैं। जैसे मान लो ये आपको ये माइनस प्लस टर्मिनल और ये 1 किलो ओम का लगा हुआ रेजिस्टेंस और
ये 2 किलो ओम का, ये 2 किलो ओम, 1 किलो ओम यहाँ इनपुट दे रखा है V1, और अब की बार पॉजिटिव वाले पर इस पॉइंट पर 1 लगा रखा है 3 किलो ओम का, और ये मैंने क्या है V आउटपुट, और यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और लगा रखा है, और ये मैंने ग्राउंड। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है। V1 दे रखा है आपको, दूसरा वाला ग्राउंड। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए? तो करना कुछ नहीं, करना वही चीज़ है जो अपन पहले से करके आ रहे हैं। क्या करोगे देखो, मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट को अपन x पॉइंट मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो vx बराबर क्या होगा, vy होगा। लेकिन अब की बार x भी नहीं पता, और यहाँ पर भी नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता। फीडबैक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी है, वहाँ से भी। अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो x है या vx है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर vx आएगा। तो सबसे पहले चीज क्या करनी चाहिए, देखो यहाँ जो करंट है वो करंट कितनी होगी, 0 होगी, और यहाँ अंदर जाने वाली करंट भी 0 होगी। इसका मतलब यहाँ, क्योंकि ये x है तो ये भी कितना होगा, vx हो गया पोटेंशियल, तो यहाँ से जो करंट आएगी, ये करंट मान लेते हैं I1, ये इस करंट के बराबर होगी जो इसमें फ्लो करेगा I2। इसका मतलब I1 बराबर I2, इस पॉइंट के लिए आने वाला करंट जाने वाले के बराबर। आने वाला करंट कितना है, V आउटपुट माइनस Vx अपोन में रेजिस्टेंस कितना बराबर, यहाँ Vx माइनस नीचे ग्राउंड है और डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये तो ये कितना आएगा, V आउटपुट माइनस Vx बराबर Vx। ठीक है, ये 3 किलो ओम का है, इसको 3 लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3Vx। तो Vx बराबर कितना आएगा, ये आएगा V आउटपुट बाई, यानी ये जो पोटेंशियल है ये कितना है, V आउटपुट बाई 4। अब हमको क्या करना है, ये पोटेंशियल पता चल गया है ना। अब ये पोटेंशियल चलने के बाद में आपका तो काम सिंपल है, यहाँ करंट जाएगा नहीं, इधर से करंट मान लो I1 डैश आ रही है, यहाँ करंट जा रही है I2, तो I1 डैश किसके बराबर होगा, I2 डैश के बराबर होगा। I1 डैश कितना, V1 माइनस यहाँ पोटेंशियल कितना, V आउटपुट बाई 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1, ये तो हो गया 1। यहाँ आएगा V आउटपुट बाई 4, यहाँ का रेजिस्टेंस माइनस V आउटपुट, तो माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई कितना 2, मिल जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा V1 माइनस V आउटपुट बाई 4, इसको डिवाइड करोगे तो V आउटपुट बाई 8 माइनस V आउटपुट बाई 2, है ना। तो वो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा V1 बराबर, और ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा V आउटपुट बाई 8 माइनस V आउटपुट बाई 2 प्लस V आउटपुट बाई 4। तो V1 बराबर आएगा 8, अपन कॉमन ले लेते हैं एलसीएम, तो V आउटपुट ऊपर तो ये बचा, यहाँ से आएगा 1 माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा V1 बराबर माइनस का V आउटपुट बाई 8, तो V आउटपुट कितना आएगा, माइनस में 8V इनपुट, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा, 8V1 आएगा, यानी जो आपका सिग्नल दे रखा है वो 8 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको V इनपुट लिखेगा V1 लिखा। अब देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन चीजें सिंपल सी ये, मैंने कुछ नहीं किया इसमें नया, कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट वही पुराना है। ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल मुझे चाहिए होता है फाइनल आंसर के लिए, ये पोटेंशियल कैसे लाया जाए, तो ये और ये पोटेंशियल बराबर, प्लस यहाँ करंट नहीं जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ करंट आने वाली किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो ये करंट और ये करंट बराबर होगा। इस करंट के लिए क्या होगा, V आउटपुट माइनस Vx बाई 3, उसके बाद में ये करंट कितना होगा, Vx माइनस 0/1, आउटपुट कितना है, Vx कितना आएगा, V आउटपुट बाई 4, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, कैलकुलेशन कर दी, तो कैलकुलेशन चेंज होगी आपके पास में, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने कराए, साथ में आपने किए होंगे, और हो सकता है एक दो आपसे हुए हो, है ना, तो अगर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है,
सेम ऐसी चीजें रखनी है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे उतनी आपकी जो आपको पता लगने लग जाएगा कि आपको करना क्या है ना। इसमें मेन चीज ये है कि आप कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है वो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करोगे तो उससे पता चलेगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम जो है वो आपको देता हूँ, उसको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आता है। ठीक है, उसको सॉल्व करना। अभी जो करें सेम वैसा सा प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। देखो क्या है कि ये आपका ओपेन है माइनस प्लस, ये 5 किलो, ये ग्राउंड है, यहाँ मैंने दे रखा है 2 वोल्ट, ये मैंने दे रखा है 25 किलो ओम का, ये मेरा है वी आउटपुट, ये मेरा है 25 किलो ओम, ये है यहाँ वोल्टेज है -10 वोल्ट। ठीक है, तो आपको वही चीज़ करनी है कि यहाँ पर जो करंट है आई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये तो पुराना ही सवाल है ना, कितना होगा ये तुम क्या करना है कमेंट में बताएं, और कोई दिक्कत हो तो वो बताएं। ठीक है, और सिमिलर चीज़ थी आज, सिंपल चीज़ पढ़ी, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्या होता है, किस तरह से अप्लाई होता है, किन रीजन में लगेगा, कैसे काम करना है। कैलकुलेशन के लिए आपके पास 5-7 प्रॉब्लम मैंने कराई है, एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दी। ठीक है, इसको करो और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन पार्ट आएगा इसका, जो समिंग एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, बफर हो गया, उसके बाद आपका डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, वो सारी चीज़ें सर्किट आप खुद बनाना सीखोगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।